नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब देता हूं। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आते हैं या मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल अश्क रेजा का है। वो पूछते हैं, इज द ब्लेजर फ्रेमवर्क रेलेवेंट इन 2022? यानी कि क्या ब्लेजर फ्रेमवर्क 2022 में रेलेवेंट है? अश्क बाबू, ब्लेजर फ्रेमवर्क रेलेवेंट ही नहीं, महा रेलेवेंट है, स्पेशली .NET डेवलपर्स के लिए। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको नहीं पता कि मैं ब्लेजर फ्रेमवर्क का बहुत बड़ा प्रमोटर हूं। ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है ब्लेजर, और अगर आपको नहीं पता कि ब्लेजर क्या है तो 2-3 वीडियोस मैंने उसके ऊपर बना रखे हैं, फिर भी मैं यहाँ संक्षिप्त में बता देता हूं। उन डिटेल वीडियोस का लिंक जो है वो मैं आई बटन में दे दूंगा, लेफ्ट राइट कहीं ऊपर नीचे दिख जाएगा। डाउनलोड करके ओपन करके देख लेना, डिटेल में आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने कि ब्लेजर क्यों सीखना चाहिए, किसके लिए है। और आपके लिए जिन लोगों को नहीं पता, नए सिरे से दोबारा से छोटे में बता देता हूं कि ब्लेजर जो है वो लेटेस्ट यूआई फ्रेमवर्क है माइक्रोसॉफ्ट का, और ये ऐसा यूआई फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके आप वेब, डेस्कटॉप और मोबाइल तीनों तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। 2019 में इन्होंने ब्लेजर को रिलीज किया था। पहला जो रिलीज था, फर्स्ट रिलीज 2019 में जो था वो ब्लेजर सर्वर का हुआ था, जिसको यूज करके आप सर्वर एप्लीकेशंस बना सकते थे, .NET बेस्ड सर्वर एप्लीकेशंस। और उसके बाद उन्होंने 2020 में ब्लेजर वेब असेंबली लॉन्च किया, जिसको यूज करके आप वेब और डेस्कटॉप दोनों बना सकते हैं। और अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने मावी ब्लेजर भी लॉन्च किया है, जहां पर कि आप वेब डेस्कटॉप एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों बना सकते हैं। हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है ब्लेजर को ही यूज करके बना सकते हैं। सो ब्लेजर जो है रेलेवेंट ही नहीं, महा रेलेवेंट है। इट्स ए बडिंग टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है। इसमें इस फ्रेमवर्क के बारे में इंडिया में बहुत कम लोग इस फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं, अभी उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया जो है वो सर्विस बेस्ड मार्केट है, जैसा मैंने बताया। और सर्विस बेस्ड कंपनी जो है वो क्लाइंट को फॉलो करती हैं इंडिया, और जो क्लाइंट्स ज्यादातर जो आते हैं मेंटेनेंस वाले आते हैं वो ASP.NET में काम कर रहे हैं, या बैकएंड में जो आपका .NET कोर वगैरह यूज हो रहा है। ब्लेजर अभी कम कंपनीज ने ही यूज करना शुरू किया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ब्लेजर को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग ब्लेजर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नए नए डेवलपर्स यूज कर रहे हैं ब्लेजर को, नए नए प्रोडक्ट्स ब्लेजर में बन रहे हैं। और मेन पॉपुलैरिटी का रीजन जो है ना, उसका रीजन यह है कि आप इसको यूज करके तीनों तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। मतलब एक सिंगल यूआई आपने जो बनाया उसको आप वेब में भी यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप में भी यूज कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स किए हुए हैं ब्लेजर रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के सर्च कीजिएगा ब्लेजर कीवर्ड पे, तो आपको वीडियोस सारे मिल जाएंगे। और दूसरा एक बेनिफिट इसका और भी है कि इसमें आपको जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप एक ही लैंग्वेज सीखिए, C# लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो C# यूज करके ही आप सारे जो फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक डेवलपर आप बन जाते हैं C# और ब्लेजर यूज करके। प्लस एक बेनिफिट और भी है कि कोड रियूजेबिलिटी होती है, कि आपका बैकएंड का ही कोड फ्रंट एंड में भी यूज हो जाएगा। सेम वैलिडेशन, सेम मॉडल्स जो हैं सब आप फ्रंट एंड में यूज कर सकते हैं। आपको फ्रंट एंड के लिए अलग से वैलिडेशंस, मॉडल्स और जो कंपोनेंट DLLs हैं वो सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इन सब रीजंस की वजह से ब्लेजर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट भी ब्लेजर को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। सो अगर आप एक .NET डेवलपर हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए ब्लेजर महा रेलेवेंट है। अगला सवाल मोहम्मद अतीक का है। वो पूछते हैं, शैल आई लर्न बैकएंड एप्स डेवलपमेंट आफ्टर 10+ years of experience as an IT generalist, sysnet and user support? As things move to cloud and less IT staff will be required in the future.
यानी कि ये अपने बारे में पूछते हैं कि क्या मुझे 10 साल के सिस्टम नेटवर्किंग या सिस्टम यूजर सपोर्ट के एक्सपीरियंस के बाद क्या मुझे बैकएंड एप्स डेवलपमेंट सीखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब क्लाउड में मूव कर रहे हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अब जो है वो ऑब्सोलीट होता जा रहा है धीरे धीरे, बिकॉज मैं आईटी सपोर्ट का काम करता हूं। सो ये जो है अब ज़्यादातर स्टाफ जो है वो क्लाउड में जा रहा है, तो ये आईटी सपोर्ट का जो काम है ये धीरे धीरे खत्म होने वाला है। इसलिए क्या मुझे बैकएंड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहिए? अतीक, मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग तो आपको सीखनी ही चाहिए, लेकिन आपको बैकएंड ऐप डेवलपमेंट नहीं सीखना चाहिए, बिकॉज बैकएंड ऐप डेवलपमेंट जो है वो ऑफ कोर्स किसी न किसी डोमेन से रिलेटेड होगा या किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा। आपको प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, लेकिन आप जो है वो स्क्रिप्टिंग वगैरह सीखो, क्योंकि आपको जो है सिस्नेट का और ये यूजर सपोर्ट का जो एक्सपीरियंस है, आपका ये एक्सपीरियंस अगर आप सीधे बैकएंड ऐप डेवलपमेंट में जाओगे तो वो एक्सपीरियंस उतना यूटिलाइज नहीं होगा। सो आपको जो है वो डेवऑप्स में जाना चाहिए और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जो है उसके बारे में सीखना चाहिए। सो ज्यादातर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जो है वो पावर शेल, जेसन और आपका YAML, इन सब चीजों को यूज करते हुए किया जाता है, और ये सारी चीजें जो है वो आपको डेवऑप्स में सिखाई जाती हैं। और अगर आप ये सारी चीजें डेवऑप्स रिलेटेड जो चीजें हैं इनको अगर आप सीखोगे तो ये आपके पुराने एक्सपीरियंस को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, कि आप अपना पिछला जो 10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको इस सब में यूटिलाइज कर सकते हो, कि आपका सिस्टम्स कैसे मैनेज करते हैं। आपको एटलीस्ट ये तो होगा नहीं कि हार्डवेयर की कैपेबिलिटी तो खत्म नहीं हो जाएगी, आपको ये पता चल जाए, पता तो है ऑलरेडी अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से कि कितना हार्डवेयर, किस तरह का हार्डवेयर कैसे परफॉर्म करता है, कैसे इनको सेटअप करना होता है, किस तरह से VMs बनाने होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं क्लाउड में कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको ये सीखना चाहिए। आपको प्रोग्रामिंग से ज्यादा मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप जो है डेवऑप्स सीखो और डेवऑप्स स्क्रिप्टिंग वगैरह लैंग्वेजेस जो है इन सब के बारे में सीखो, जैसे पावरशेल हो गया, पाइथन हो गया आपका, या जेसन भी यूज करके लोग बनाते हैं, YAML स्क्रिप्टिंग जो है इसके बारे में सीखो, और इन सब के बारे में सीख करके आप डेवऑप्स में मूव करो। वो ज्यादा आपके लिए जो है वो सीमलेस एक तरह से कहूंगा मूवमेंट होगा, रादर देन की बैकएंड ऐप डेवलपमेंट के। अगला सवाल चिराग का है, वो पूछते हैं व्हाट इज द बेस्ट लैपटॉप फॉर हार्डकोर गेमर, फोटोशॉप पर्सन एंड राइटर एट द सेम टाइम। यानी कि एक ऐसे इंसान के लिए जो कि हार्डकोर गेमर है, फोटोशॉप एडिटिंग भी करता है और राइटर भी है, उसके लिए बेस्ट गेमिंग लैपटॉप कौन सा है या बेस्ट लैपटॉप कौन सा है। चिराग, अगर आप सच में हार्डकोर गेमर हो तो मेरे ख्याल से तो आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ लैपटॉप, बिकॉज जैसा कि मैंने अपने पिछले टेकी ट्यूजडेज में भी एक सवाल के जवाब में बोला था कि लैपटॉप्स आर जस्ट ए कॉम्प्रोमाइज फॉर द सेक ऑफ पोर्टेबिलिटी, अदरवाइज डेस्कटॉप इज द बेस्ट सोल्यूशन। डेस्कटॉप आर मोर परफॉर्मेंट देन लैपटॉप्स। हालांकि जैसा मैंने बोला आपको कि आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी लैपटॉप ही लेना चाहते हो तो मेन चीज मैं आपको बता देता हूं, मेन जो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बता देता हूं, बिकॉज उस कॉन्फ़िगरेशन का अगर आप लैपटॉप लेते हो या डेस्कटॉप भी लेते हो तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों जो है वो इन सारे कामों के लिए परफेक्ट रहेंगे। बिकॉज मेन जो आपका कंसिडरेशन है वो गेमिंग का ही किया जाएगा, क्योंकि आप हार्डकोर गेमिंग करने की बात कर रहे हो। फोटोशॉप और जो राइटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो उतने ज्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग नहीं होते हैं, वो आप एक सस्ते से लैपटॉप में, छोटे से सिंपल से मशीन में, आपका जो i3 प्रोसेसर वाला सिंपल सा मशीन जो है ऑफ द शेल्फ, इनफैक्ट आप क्रोमबुक भी यूज कर लोगे तो उसमें भी आप राइटिंग कर सकते हो। फोटोशॉप के लिए थोड़ी सी बेटर मशीन चाहिए होती है, लेकिन मेन जो है आपका जो फोकस है, ऑफ कोर्स जो बेस है वो गेमिंग के हिसाब से आपको लेना होगा। सो गेमिंग लैपटॉप से मैं प्रेफर करूंगा, और गेमिंग लैपटॉप्स के जो लिंक्स है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन लिंक से जाकर के आप खरीद भी सकते हो, अमेजॉन के डायरेक्ट लिंक्स होंगे।
लेकिन मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं जिस कॉन्फ़िगरेशन को आपको खरीदना है। ऑफ कोर्स ये सारे लैपटॉप्स जो हैं वो बेस इसी कॉन्फ़िगरेशन के होंगे, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप लेने जाओगे तो सेम कॉस्ट में आप थोड़ा सा हायर कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हो। सो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है प्रोसेसर ऑफ कोर्स, और प्रोसेसर जो आपको लेना है वो मिनिमम जो है आपको 8 कोर का प्रोसेसर लेना होगा, 8 कोर या 10 कोर का प्रोसेसर लेना होगा, या जितने ज्यादा कोर हो सके, लेकिन मिनिमम 8 कोर का होना चाहिए। i7 हो या i9 हो या आपका Ryzen 7 हो। Ryzen 7 अगर आप डेस्कटॉप बनाते हो तो Ryzen 7 का प्रोसेसर जो है आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, i7 और i9 जो है वो कॉस्टली पड़ता है, और इनके हिसाब से कूलेंट वगैरह भी आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको डेस्कटॉप के हिसाब से ही सब कुछ बताऊंगा, लेकिन लैपटॉप में जो मैं आपको लैपटॉप्स के जो लिंक दूंगा उनमें ये सारे कॉन्फ़िगरेशन प्री बिल्ट इंप्लीमेंटेड हैं। सो आपको इनसे सारा पता चल जाएगा। सो प्रोसेसर जैसा मैंने आपको बताया कि मिनिमम 8 या 10 कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, i7, i9 या Ryzen 7 जो है वो होना चाहिए। प्रोसेसर के बाद अब ऑफ कोर्स आता है रैम। रैम जो है वो मिनिमम 16 GB तो होनी ही चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। और 16 GB रैम जो है वो जो लैपटॉप्स के जो लिंक्स दिए हैं वो सारे लैपटॉप्स जो हैं वो 16 GB रैम वाले हैं। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप बनाते हो तो आपको जो है आप 32 GB का भी रैम लगा सकते हो। इन लैपटॉप्स में आपको 32 GB का रैम नहीं मिलने वाला, और अगर मिलेगा भी तो कस्टमाइज जो है वो बहुत ज़्यादा 40-50 हज़ार रुपये कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन जो रैम जो है आप अगर डेस्कटॉप बनवाते हो तो 32 GB का रैम लो, और ऑफ कोर्स मदरबोर्ड आप ऐसा लेना जिसमें कि रैम एक्सटेंड करने की कैपेबिलिटी हो। डेस्कटॉप में ये कैपेबिलिटी होती है, लैपटॉप में खैर नहीं होगी। सो 16 GB रैम मिनिमम चाहिए आपको। रैम के बाद बारी आती है आपकी ग्राफिक्स कार्ड की। सो ग्राफिक्स कार्ड आपको चाहिए RTX, मैं ग्राफिक्स कार्ड का नाम वैसे जनरल बता रहा हूं, आपका GeForce RTX 3060 या 3080 लो ग्राफिक्स कार्ड। ऐसा ग्राफिक्स कार्ड लो जिसमें कि अपने खुद की कम से कम 6 से 8 GB रैम हो। सो ग्राफिक्स कार्ड का अपना रैम होता है जिसको GDDR रैम बोलते हैं, और ग्राफिक्स कार्ड ऐसा लो जिसमें कि कम से कम खुद की 6 GB रैम हो। मैक्सिमम तो ऑफ कोर्स 8, 12, 16 GB रैम मिल जाती है, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड आप मिनिमम खुद की 6 GB रैम वाली ग्राफिक्स कार्ड चाहिए आपको। सो एक ये नाम मैंने आपको जेनरिक नॉलेज के लिए बता दिया है, GTX 3060 या GTX 3080 जो है ये आप डेस्कटॉप में ले सकते हो। और आई थिंक लैपटॉप्स जो है उनमें शायद 3060 Ti करके है या 3050 Ti करके है, वो आप कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो रैम जो है ऑफ कोर्स 6 GB रैम वाला ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। सो ग्राफिक्स कार्ड की रैम अलग है, इट इज डिफरेंट देन द रैम जो मैंने पहले आपको बताया, जो रेगुलर कंप्यूटर के रैम है वो अलग है, ये रैम अलग है, ग्राफिक्स कार्ड के साथ लगी होती है ये। उसके बाद बारी आती है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क ऑफ कोर्स आपको चाहिए, वो चाहिए NVMe हार्ड डिस्क। SSD तो होगी ही, मतलब SSD NVMe SSD आपको चाहिए, नॉर्मल SSD नहीं चाहिए। सो नॉर्मल SSD जो होती है वो SATA केबल या केबल के थ्रू आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, लेकिन जो आपकी ये NVMe SSD होती है वो सीधे मदरबोर्ड के सॉकेट में लगती है। सो इट इज द फास्टेस्ट SSD, वो चिप की तरह होती है, जैसे रैम चिप होती है वैसी NVMe SSD होती है। सो NVMe SSD लो, चाहे 512 GB लो, 512 GB भी मोर देन एनफ है, लेकिन 1 TB भी मिल जाती है, लेकिन 512 जो है दैट इज मोर देन एनफ। ये जो लैपटॉप मैंने लिंक दिए हैं ये सारे के सारे 512 GB रैम वाले हैं, सॉरी 512 GB SSD वाले हैं। सो NVMe SSD लो, दैट वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गेमिंग। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर डिस्प्ले। डिस्प्ले जो है वो आपका होना चाहिए एटलीस्ट 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले होना चाहिए। नॉर्मल जो हम काम करते हैं, जैसे मैं ये जो अपना डिस्प्ले यूज कर रहा हूं, मेरे पास जो एक्सटर्नल मॉनिटर है या आपका जो लैपटॉप्स भी है, नॉर्मल जो डिस्प्ले है लैपटॉप्स में वो 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले होता है, लेकिन गेमिंग के लिए आपको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले चाहिए, मिनिमम 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले चाहिए। और ऑफ कोर्स अगर आप 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले लेते हो तो फोटोशॉप और राइटिंग वगैरह के लिए आप डिस्प्ले की जो वो स्पीड जो है 144 हर्ट्ज से कम कर सकते हो, 60 हर्ट्ज पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे मेरा मैकबुक जो है वो प्रो मोशन डिस्प्ले के साथ आता है, आई थिंक ये 120 हर्ट्ज या शायद इससे कुछ ज़्यादा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितने हर्ट्ज का है, लेकिन 60 हर्ट्ज पे बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप
प्रोमोशन जो डिस्प्ले है अपने आप सेटल डाउन हो जाता है 60 हर्ट्ज पे, लेकिन आपको जो लेना है डिस्प्ले वो 144 हर्ट्ज का लेना है। रीजन बीइंग कि जब आप गेम खेलते हैं तो जो भी आप एक्शन लेते हैं, अगर डिस्प्ले हर्ट्ज ज्यादा होंगे तो वो एक्शन फ्रीक्वेंटली आपको डिस्प्ले पे पता चलेगा, लेकिन अगर आपका डिस्प्ले हर्ट्ज कम होगा तो वो लैग होगा और उससे आपके गेम्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए ज्यादातर जो मॉनिटर्स होते हैं, गेमिंग मॉनिटर्स जो होते हैं, वो 144 हर्ट्ज के होते हैं। सो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले वाला मॉनिटर लें। और इनफैक्ट जो लैपटॉप भी मैंने आपको सजेस्ट किए हैं उनमें भी मैक्सिमम जो है वो 144 हर्ट्ज के हैं। कुछ एक जो है वही शायद वो 60 हर्ट्ज वाले हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो 144 हर्ट्ज के हैं। सो ये मेन चीजें आपको कंसीडर करना है कि एक सेपरेट ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए विद एटलीस्ट 6 GB रैम। आपका जो मिनिमम नॉर्मल रैम जो है वो 16 GB होना चाहिए, जितना ज्यादा हो उतना बेटर है। 8 कोर या 10 कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, NVMe SSD होनी चाहिए और 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले होना चाहिए। सो ये कॉन्फ़िगरेशन आप किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप में ढूंढोगे, और अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन का डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीदते हो तो उससे आप ये तीनों काम कर सकते हो, चाहे आपका गेमिंग हो, चाहे आपका फोटोशॉप हो, चाहे आपकी राइटिंग हो। ये तीनों काम जो है वो इस तरह के इस कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों पे कर सकते हो आप। जैसा कि लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि अगर आप एक जगह घर पे बैठ के कर रहे हो तो एक गेट ए डेस्कटॉप असेंबल्ड, और अगर आप नहीं कर रहे हो, आपका ट्रैवलिंग जॉब है या मूवमेंट वाला काम है, तो उस केस में आप ऑफ कोर्स लैपटॉप्स के लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो लैपटॉप अमेजॉन से खरीद सकते हैं। अगला सवाल स्वाति का है। वो पूछती हैं, शैल आई गिव माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर 3 months टू द एम्प्लॉयर ऑफ एन IT कंपनी इन नोएडा? द HR इज सेइंग शी विल गिव मी इन रिटन फॉर्म दैट शी इज कीपिंग माई डॉक्यूमेंट्स। यानी कि क्या इनको अपनी कंपनी को 3 महीने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्रीज वगैरह जो हैं, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या 3 महीने के लिए कंपनी में सबमिट कर देने चाहिए? इनको जो कंपनी का HR है वो बोल रहे हैं कि वो इनको लिखित में देंगे, रिटन में देंगे कि इनके पास ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे सबमिटेड हैं। स्वाति, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आपको दूसरी कंपनी ढूंढनी चाहिए जहां पर कि आपको जॉब मिल रहा हो, या आपको कहीं और जॉब ढूंढना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना करें। अभी भी ये मैल प्रैक्टिस बहुत सारी कंपनीज में है कि कंपनीज क्या करती हैं, एम्प्लॉयज को बोलती हैं कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो हमारे पास एंड ऑल दैट, बट दिस इज ए बैड प्रैक्टिस और ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप अगर कल को जॉब छोड़ने, पहली चीज तो ये है कि ये भी हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो गुम कर दें। बिकॉज देखिए, कंपनी के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना, अगर उस कंपनी का अपना डॉक्यूमेंट है तो दैट इज नॉट अ बिग डील। HR के लिए उनके पास बॉन्ड पेपर्स होते हैं, कंपनी का लेटर हेड होता है, कंपनी का स्टैंप होता है, जो ऑफिशियल जो बंदे होते हैं उनके लिए। लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, ऑफ कोर्स दे वोंट केयर अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स। उनको इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपका डॉक्यूमेंट गुम हो जाए, क्या हो जाए, कहां हो जाए, कहां खो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो आपको रिटर्न में दे तो देंगे, लेकिन इन बिटवीन अगर आपको कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी तो आप ये डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करेंगे? सो मेरे सजेशन तो यही रहेगा कि आप बिल्कुल ना दें अपने डॉक्यूमेंट्स, बल्कि मैं तो कहूंगा कि उस कंपनी से दूर भागिए, दूसरी कंपनी ढूंढिए जो कि ये सब काम ना करता हो। सो बिकॉज ये रिस्की है। एक तो ऑब्वियसली जो मैंने बोला कि खोने का डर, की कोई भरोसा नहीं। इन बिटवीन अगर आपको कहीं पर भी कुछ और काम के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, मान लीजिए आप कोई लोन अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कुछ और लेना हो, तो आप वो डॉक्यूमेंट कहाँ, इनका लेटर थोड़ी ना काम आएगा आपका कि हाँ भाई मैंने कंपनी में डॉक्यूमेंट अपने सबमिट किए हुए हैं। ये तो कोई नहीं लेने वाला, कोई नहीं मानने वाला। और तीसरा जो नुकसान ये है कि कल को अगर आप जॉब छोड़ने लगे तो ये आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं कि नहीं भाई हम आपको सैलरी नहीं देंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट लेना चाहो तो लास्ट मंथ की हम आपकी सैलरी काट देंगे। आप क्या करोगे? आप क्या पुलिस केस जाकर के करोगे? सो ये सब चीजें जो हैं, इन सब हेडेक से बचिए। डोंट गिव योर डॉक्यूमेंट्स एट ऑल। मैं ये सजेस्ट करूंगा, मत दीजिए डॉक्यूमेंट कहीं पर भी, किसी भी कंपनी में। कोई भी कंपनी अगर आपसे मांगे, आप कंपनी के अटेस्टेड कॉपीज जो है वो दे सकते हैं। वेरिफिकेशन करवाने के लिए बोल दीजिए कि आप किसी से भी वेरीफाई करवाना चाहते हैं, आप वेरीफाई करवा लीजिए। अभी तो मेरे ख्याल से नेस्कॉम का भी एक कॉमन वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म जो है वो शायद बना रहे हैं। नेस्कॉम जो है एम्प्लॉयज के लिए कॉमन वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म बना रही है। आई डोंट नो कितना बना है, कितना नहीं बना है, शायद बड़ी बड़ी कंपनियों में ये यूज भी होता है, शायद एक बना हुआ है। मुझे बहुत ज्यादा डिटेल पता नहीं है, बट पता करके आपको बताऊंगा। लेकिन
मेरा सजेशन बिल्कुल ये रहेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कभी भी कोई भी कंपनी में, ये सजेशन ना स्वाति के लिए ही नहीं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए यही सजेशन है कि जब भी कोई कंपनी मांगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी भी कंपनी में सबमिट मत कीजिए। आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास ही रखिए, कंपनी को हमेशा जो है वो फोटोकॉपी सबमिट कीजिए अलॉन्ग विद योर अटेस्टेड सिग्नेचर एंड ऑल, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी भी किसी भी सबमिट में किसी को भी मत दीजिए। अगला सवाल शशांक का है, वो पूछते हैं आई क्रिएटेड ए रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन माई पर्सनल गिटहब एंड देन प्रेजेंटेड इन माई कंपनी एज पीओसी। नाउ आई एम चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन बट माई कंपनी इज आस्किंग फॉर माई कोड। विल इट बिलोंग टू मी एंड कैन आई रिफ्यूज टू गिव दिस कोड। यानी कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया जिसको कि अपनी कंपनी में एज ए पीओसी यानी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के तौर पर शोकेस किया। अब ये कंपनी छोड़ रहे हैं और कंपनी वाले जो हैं वो इनसे वो पीओसी का कोड जो है वो मांग रहे हैं कि आप पीओसी का कोड हमें दो, और ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कंपनी को मना कर सकते हैं ये पीओसी का कोड देने से, क्या ये कोड इनका नहीं है क्योंकि इनके अपने पर्सनल गिटहब अकाउंट पर वो कोड है। शशांक, आपको एक्चुअली एक लेबर लॉयर से बात करनी होगी या आपको जो है अपने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को देखना होगा। मैं लेबर लॉयर नहीं हूं, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा काम का एक्सपीरियंस है और जितने मैंने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स देखे हैं अभी तक 6-7 कंपनियों के जिनमें भी मैंने काम किया है, ज्यादातर कंपनीज में ये लिखा होता है कि यदि आप कंपनी के रिसोर्सेस को यूज करते हैं या कंपनी के टाइम में कोई भी चीज करते हैं, कुछ भी डेवलप करते हैं, तो वो चीज जो है या वो कोड जो है वो कंपनी का होता है। भले ही आप उसे अपने पर्सनल गिटहब पर क्यों ना रखें, लेकिन आपने वो पीओसी जो है वो कंपनी में दिखाया है। सो पीओसी कंपनी में दिखाया है, दैट मींस कि आपने कंपनी के रिसोर्सेज को यूज किया है और कंपनी के टाइम में वो काम किया है। सो वो जो रिसर्च प्रोजेक्ट या जो भी काम आपने किया है, आई रियली डाउट कि आपने ऑफिस आवर्स के बाद किया होगा। अगर आपने उसको पीओसी के तौर पे अपनी कंपनी में दिखाया है, दैट मींस कि आपने उसको जो है वो कंपनी के टाइम में किया होगा आधा। और ऑफ कोर्स जोश में जब हम काम कर रहे होते हैं, यंग होते हैं और जोश में होते हैं, ज्यादा काम कर रहे होते हैं, तब हम ऑफिस के बाहर भी, घर पर भी काम करते हैं, और इसीलिए आई थिंक आपने जो है वो अपने पर्सनल गिटहब पर वो कोड रखा है। बट जितना मुझे लगता है कि आपने 60-40 का रेशियो रखा होगा, 60% कंपनी के काम पे, स्पेशली जब आपको पीओसी दिखाना होगा तब आपने कंपनी टाइम में वो कोड डेवलप किया है। सो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ये कोड जो है वो कंपनी का ही होगा। लीगली आप अगर इसके ऊपर क्वेश्चन भी उठाएंगे तो कंपनी यही कहेगी कि आपने हमारे टाइम में, जब हमने आपको सैलरी दी है, उस टाइम में आपने ये कोड डेवलप किया है, और चूंकि आपने ये पीओसी के तौर पर कंपनी में प्रेजेंट भी किया है, दैट मींस कि उस टाइम कंपनी वालों को पता है कि हाँ भाई ये कोड एक तरीके से आपने उनके टाइम में डेवलप किया है। सो अगर आपने जो भी ये कोड बनाया है अगर कंपनी में प्रेजेंट नहीं किया होता और उनको पता होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि आपने प्रेजेंट कर दिया है तो ऑफ कोर्स ये कोड, जितना मुझे लगता है कि आपको कंपनी को देना पड़ेगा। अगर आप मना करेंगे, मना कर सकते हैं बिकॉज आपका गिटहब अकाउंट है, तो आप मना कर सकते हैं कि मैं अपने अकाउंट से कोड आपको नहीं देने वाला। लेकिन अगर आप मना करते हैं तो कंपनी 2-3 काम कर सकती है। पहला तो आपको फुल एंड फाइनल नहीं देगी, या ये कर सकती है कि आपके फुल एंड फाइनल में डिले करे, एक्सपीरियंस लेटर देने में डिले करे या ना दे, और उसके अलावा कंपनी आपके ऊपर काउंटर केस भी कर सकती है कि आपने उनके टाइम में आपने अपना पर्सनल रिसर्च किया है। सो दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय द कंपनी। इसलिए मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि भैया आपने उनके टाइम में किया है, उनको पीओसी भी दिखाया है, तो आई थिंक आपको वो कोड जो है वो कंपनी को दे देना चाहिए। या तो फिर आप ऑफ कोर्स, ये मेरे ख्याल से तो आप अपने एचआर या आप उनसे बात करो कि अगर कुछ वैसा स्पेशल कोड है जो आपको लगता है कि हाँ भाई इससे आपको फ्यूचर में अगर ये कोड चल गया या ये एप्लीकेशन जो है वो पॉपुलर हो गया तो आपको बेनिफिट हो सकता है, तो आप वैसे तो उनसे पूछ सकते हो या उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका नाम जो है वो क्रिएटर्स के लिस्ट में रखें। लेकिन आई रियली डाउट कि कंपनी ऐसा करने वाली है, बिकॉज चूंकि आपने पीओसी दिखाया है तो मुझे यही लगता है कि कंपनी यही सोचेगी कि आपने उनके टाइम में उनकी सैलरी पर वो कोड जो है वो डेवलप किया है।
तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप भी अपने सवाल का जवाब टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पूछ सकते हैं। मेरे सभी सोशल मीडिया का हैंडल सेम है, टेकी राठौर। उम्मीद है आपको मेरे जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।